अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। अगर आपने 1 जनवरी को सिर्फ 10,000 रुपये के डोज कॉइन्स ख़रीदे होते और 20 अप्रैल को आप इन्हें बेच देते तो आप 10 लाख रुपए कमा लेते। बिल्कुल सही सुना आपने, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए कमा लेते। इसकी वजह यह है कि इस अरसे में डोज कॉइन के प्राइस $0.004 से बढ़कर $0.4 तक चले गए, जो कि 100 गुना इजाफा है। इसी अरसे में जो टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज़ हैं मार्केट कैप के लिहाज से, अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बिटकॉइन ने 93% मुनाफा दिया है। इथीरियम के प्राइस इसी अरसे में 196% ऊपर गए और रिपल ने 517% की ज़्यादती देखी है अपनी कदर में। और अगर इन तीनों को मैं मिला भी लूँ तो इनका कंबाइंड प्रॉफिट भी जो है वो डॉज कॉइन के 10,000% मुनाफे के मुकाबले में बहुत ही छोटा लगता है। डॉज कॉइन इतना ऊपर क्यों गया और उसके बाद क्रैश क्यों हो गया, और क्या ये दोबारा ऊपर जाएगा या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। जब मैं डोज कॉइन को स्टडी कर रहा था तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि ये एक जोक है, एक मजाक के नतीजे में ये करेंसी वजूद में आई। इसके पीछे दो लोग हैं और ये कहानी स्टार्ट होती है 2013 से, जब जैक्सन पामर नामी एक ऑस्ट्रेलवी शहरी जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं पिक्चर की। ये पिक्चर है नंबर 98 मून रॉकेट की, जो एक हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कार है, नेस्कार की, जो एक रेसिंग इवेंट होता है कैलिफोर्निया के अंदर। ये फ़ोटोशॉप इमेज है। इसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कार के बोनट पे एक कुत्ते की शक्ल बनी हुई है और ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है डोज कॉइन और उसके नीचे लिखा हुआ है डिजिटल करेंसी। इस ट्वीट में वो लिखते हैं, इन्वेस्टिंग इन डोज कॉइन, प्रीटी श्योर इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। ये पामर की तरफ से एक मजाक था, एक तनकीद थी और इनका इशारा था उन क्रिप्टो करेंसीज़ की तरफ जो कि सैकड़ों की तादाद में आ चुकी थी 2013 में, और उनमें से हर एक यही दावा करती थी कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, यानी ये अगला बिटकॉइन होगा, ये फ्यूचर है। तो उनकी तरफ ये इशारा था और मजाक था। साथ ही एक कुत्ता जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका बेसिकली नाम है शीबे। ये एक जैपनीज़ हंटिंग डॉग है। ये 2013 में बहुत मकबूल था, एक बड़ी पॉपुलर मीम बनी थी और ये बहुत ज़्यादा इट वाज़ रियली ब्रेकिंग द इंटरनेट। हर जोक में, हर मीम के अंदर ये कुत्ता आ रहा होता था, तो ये बड़ा पॉपुलर था। इन दोनों को उन्होंने कंबाइन किया इसके अंदर। पामर की इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली और ये देखते हुए इनको मज़ीद तफरीह सूझी। इन्होंने dogecoin.com का डोमेन लेकर और उसके ऊपर एक पिक्चर अपलोड कर दी। ये भी फ़ोटोशॉप इमेज थी। इसमें इन्होंने एक डिजिटल कॉइन लिया, उसके ऊपर इसी कुत्ते की तस्वीर चिपका के उसको अपलोड कर दिया। नीचे मैसेज भी छोड़ दिया कि अगर इसको हकीकत बनाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें। अच्छा, ये जो ट्वीट थी और इनका मैसेज था, ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो इस कॉइन से जुड़े हुए दूसरे इंसान हैं, और इनकी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। बिली एक गेम डेवलपर हैं और इन्होंने ख़ुद की क्रिप्टो करेंसी ईजाद की थी और इनके अपने अल्फाज में इट वाज़ अ करेंसी फॉर द सिलीज़, और इसका नाम इन्होंने रखा था बेल्स। और ये भी इन्होंने एक और करेंसी से लिया था जो कि निंटेंडो का एक गेम है एनिमल क्रॉसिंग, उसमें ये करेंसी यूज़ होती थी डिजिटल बेल्स के नाम से, उस पर इन्होंने नाम रखा था। और ये मबनी थी इसी गेम के ऊपर जिसमें सारे जानवर जो है जंगल में साथ रहते हैं और एक साथ शिकार पे जाते हैं मछली के। तो ये जो इनका जोक था ये लोगों की समझ में नहीं आया और इनकी जो क्रिप्टो करेंसी थी वो फ्लॉप हो गई। इसीलिए जब इन्होंने पामर की ट्वीट देखी डोज कॉइन के हवाले से तो इनको ये आइडिया बड़ा दिलचस्प लगा। इनको लगा कि शायद दोबारा कोशिश करनी चाहिए और उन्होंने फ़ौरन उनके साथ मिलकर इसको जो है एक मजाक से डिजिटल कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि बिली ने सिर्फ 3 घंटे के अंदर इस क्रिप्टो करेंसी को प्रोड्यूस किया। इन्होंने बिटकॉइन का कोड उठाया, वो ओपन सोर्स कोड था, उसमें चंद तब्दीलियाँ की और ये करेंसी बना दी। और दोनों का, पामर का और बिली का, बेसिकली काफ़ी जगहों पे ये नज़र आता है, उन्होंने एतराफ़ किया है कि ये जो करेंसी है ये इन्होंने जोक के तौर पे बनाई है, फ़न के लिए बनाई है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए थी, जो इलॉजिकल है। लिहाजा जब इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो ये ख़ुद भी हैरान हो गए थे। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि इसके प्राइस क्यों ऊपर नहीं जाने चाहिए थे। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इसमें, इसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। इकनॉमिक्स की बेसिकली ये बुनियादी उसूल है कि अगर एक चीज़ की सप्लाई अनलिमिटेड हो, एक चीज़ लामहदूद मकदार में आपको मिल रही हो, तो उसके प्राइस ऊपर नहीं जाने चाहिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो डॉज कॉइन जो है सर्कुलेशन के अंदर वो 126 अरब है, यानी जो दुनिया की पूरी आबादी हम ले लें 7 अरब, उनमें अगर बराबर भी डिवाइड करें तो हर एक के हिस्से में 18 कॉइन्स आएंगे। तो इस कॉइन की क्या वैल्यू होगी अगर ये इतने आराम से मिल रहा है और इतनी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है। दूसरा रेड फ्लैग कि ये कॉपी हो जाता है, और क्रिप्टो करेंसी की सक्सेस की एक बड़ी वजह, स्पेशली बिटकॉइन की अगर बात की जाए, कि वो कॉपी नहीं हो सकती, रेप्लिकेट नहीं हो सकती।
जबकि माहिरीन का कहना है कि डॉज कॉइन जो है वो आराम से कॉपी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड सप्लाई है, कॉपी हो जाता है, इसमें वो कोई खसूसियत नहीं है जो कामयाब बनाती है क्रिप्टो करेंसी को, तो फिर इसका प्राइस आखिर ऊपर क्यों गया? इसकी मैं आपको मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपके सामने कुछ सीपियाँ ला के रख दूँ और मैं आपसे कहूँ ये बड़ी नायाब हैं, बहुत कीमती हैं, और उसके बारे में कुछ कहानियाँ सुना दूँ कि भाई लोगों को इसकी कदर नहीं पता और दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, फ्यूचर यही है और लोगों के लिए ये करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होगी और इसकी बड़ी वैल्यू होगी। आज सस्ती मिल रही है लेकिन जब लोगों को इसकी कदर पता चल जाएगी तो ये महंगी हो जाएगी और आपको बेचने की कोशिश करूँ, हो सकता है आप ना ख़रीदें। लेकिन अगर आपको मैं ये दिखाऊँ कि लोग इसको ख़रीद रहे हैं और वाकई में आपको नज़र आना शुरू हो जाए कि इन सीपियों को लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया है, तो आपको क्यूरियोसिटी होगी, तजस्सुस होगा, आप कहेंगे यार लोग क्यों ख़रीद रहे हैं, और फिर आपके अंदर एक फ़ीलिंग आएगी कि शायद मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, और आप भी ख़रीदना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और एग्जैक्टली यही हुआ है डॉज कॉइन के केस में। ये कॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए बना ही नहीं था, इसका मकसद सिर्फ तफरी था, फ़न था, लेकिन इसके अंदर सट्टेबाज घुस गए और उन्होंने हर तरह से इसको पुश करने की कोशिश की। इसकी जो है एक ट्रेडिंग एक्सचेंज भी बन गई जहाँ पे ये ट्रेड होना शुरू हो गया और एक्सचेंज ने मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को टारगेट किया और उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए फ्री में भी ये कॉइन्स बांटे और मोमेंटम बिल्ड हो गया। और एक कम्युनिटी जो सर फहरिस्त रही डॉज कॉइन के प्राइस को ऊपर ले जाने में, वो है रेडिट कम्युनिटी, जहाँ पर ये एक हॉट टॉपिक बन गया, बल्कि फेवरेट टॉपिक बन गया। और बेसिकली जितने लोग रेडिट के ऊपर थे तकरीबन सब के पास ये डॉज कॉइन था और उसमें इन्वेस्टमेंट थी। जिन लोगों ने हमारी वॉल स्ट्रीट बैट वाली वीडियो देखी थी वो फेमिलियर होंगे रेडिट कम्युनिटी से। ये बेसिकली 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी है, इनफैक्ट पूरा एक नेटवर्क है कम्युनिटीज़ का। और ये लोग काफ़ी विले हैं क्योंकि कोविड-19 के बाद से जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो दुनिया में हर जगह बहुत गिर गए, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, या एक ऑनलाइन कम्युनिटी या मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की बात कर रही होती है जहाँ पे इनको लगे कि अपॉर्चुनिटी है, तो ये क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। इन लोगों ने जनवरी में गेम स्टॉप नामी कंपनी के शेयर्स को बेसिकली बाइंग करके होल्ड करके और आर्टिफिशियली इतना इन्फ्लेट कर दिया था कि अगर उसकी जो असल वर्थ थी फॉर एग्ज़ाम्पल वो $5-10 थी, क्योंकि कंपनी के हालात बुरे थे, तो ये उसको बाइंग करके इन्फ्लेट करके और $325-330 तक ले गए, बल्कि एक पॉइंट पे $400 तक भी ले गए थे। इन्होंने एग्जैक्टली यही काम जो है वो डॉज कॉइन के अंदर किया है, इन्होंने दबा के बाइंग की है और उसको प्राइस को ये ऊपर ले गए। और अप्रैल के मिड में तकरीबन इसकी जो मार्केट कैप है, यानी जो सर्कुलेशन में डॉज कॉइन्स, उनकी डॉलर वैल्यू 50 अरब डॉलर को भी क्रॉस कर गई। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो सोशल मीडिया हाइप और सट्टेबाजी है, और ये मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क, जिनकी ट्विटर पे फॉलोइंग 40-50 मिलियन के करीब है, वो कुछ भी ट्वीट करते हैं तो बड़ा उसका रिएक्शन आता है, और वो डॉज कॉइन के हवाले से भी पास में ट्वीट्स कर चुके हैं और इसके ऊपर बड़ी हाइप क्रिएट हुई, पूरा थ्रेड बन गया और लोगों ने इसके ऊपर इनकी ट्वीट को कोट भी किया, रीट्वीट भी किया और मुख्तलिफ़ किस्म के मीम्स शेयर किए डॉज कॉइन के, जिससे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई। अगर इनकी हालिया ट्वीट को ले लें जो इन्होंने शायद 14-15 अप्रैल को की है, तो उसमें भी इन्होंने डॉज कॉइन के हवाले से एक ट्वीट की और उसके 2 दिन के अंदर उसके प्राइस 300% जो है वो ऊपर चले गए। और ये जो सट्टेबाज हैं जो इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, वो करते क्या है, वो इस तरह के लोगों की, इन्फ्लुएंसर्स की ट्वीट्स को ऐसे लेते हैं जैसे कि ये सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉइन को, और उसको मार्केट करते हैं ताकि और लोग इन्वेस्टमेंट करें इसमें और उसके प्राइस और ऊपर जाएँ। हालांकि एलोन मस्क मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ये बात कह चुके हैं कि डॉज कॉइन को वो समझते हैं कि ये वाकई एक जोक है, और उन्होंने इसके हवाले से जो ट्वीट की थी वो करते रहते हैं, वो मजाक के सेंस में करते हैं, लेकिन बहरहाल हर कोई इसको मजाक नहीं समझता। कुछ लोग उसको समझते हैं कि ये शायद सपोर्ट कर रहे हैं इसको, इसका मतलब इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, तो सट्टेबाज का फ़ायदा उठाते हैं। और डॉज कॉइन के केस में इन्होंने बिल्कुल इसी तरह से फ़ायदा उठाया। जब देखा कि हाइप क्रिएट हो गई है, बहुत सारे आम इन्वेस्टर्स भी डॉज कॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसके प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सेलिंग करना शुरू की और इसकी वजह से जो डॉज कॉइन है वो क्रैश हो गया। इसको बेसिकली पंप एंड डंप टेक्निक कहते हैं। यानी होता क्या है कि शुरू में ये लोग दबा के बाइंग करते हैं, यानी पंप करते हैं पैसा इसके अंदर ताकि पैसे ऊपर लेके जाएं, इसके प्राइस ऊपर लेके जाएं, और हर तरह के चुटकुले और शोशे छोड़ देते हैं सोशल मीडिया पे कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, ये बड़ा नेक्स्ट बिटकॉइन होगा और ये बड़ी चीज़ है, और एक फोमो क्रिएट कर देते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिससे होता क्या है कि जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है यार ये लोग पैसे बना लेंगे और हम पीछे रह जाएंगे, तो इस डर से कि कहीं बाद में और महंगा हो जाए और हम लेट हो जाएं, हम भी ख़रीद लेते हैं। तो फिर दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको इतनी समझ नहीं है वो भी इसमें कूद पड़ते हैं, जिसके बाद प्राइस मज़ीद जाता है, और ये सट्टेबाज जो पहले से इन्वेस्टेड होते हैं ये वैसे ही मौके की तलाश में होते हैं कि ऊपर जाए, तो ये पैसे अपने बना के बेच के निकल जाते हैं, और जो बाद में आया था बेचारा वो डूब जाता है। आप इस बात को समझ लें कि हर सट्टेबाजी में इस तरह के जो स्पेकुलेटिव ट्रेड होती है,
उसमें ये जो सट्टेबाज प्रॉफिट बनाते हैं ऑब्वियसली वो किसी के लॉस से ही आ रहा है और वो आप भी हो सकते हैं। तो इसमें जो सट्टेबाज हैं और वो जो कम्युनिटीज़ इसमें इन्वेस्टेड हैं जो कम वक्त में बहुत पैसे बनाना चाहती हैं, वो आजकल एक और फोरकास्ट फ्लोट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि $1 तक जा सकता है। तो इस वक्त अगर इसका प्राइस 25-30 सेंट्स चल रहा है तो $1 का मतलब है 3 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ये तो वो लोग कह रहे हैं जो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये इनका ख्वाब ही रहेगा, $1 तक नहीं जाएगा क्योंकि ये जोक है और हमेशा जोक ही रहेगा। हाउएवर रेडिट कम्युनिटी ने पास में वो काम किए हैं जो पास में हम कभी समझते थे कि इम्पॉसिबल होंगे। जो गेम स्टॉप वाली मैंने एग्जांपल दी, और इवन डॉज कॉइन, ऐसा कॉइन जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसको ये इतना ऊपर ले गए। तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। अगला सवाल, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर आप ये समझ के कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इफ़ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर, के लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा प्रॉफिट होगा, इट्स अ बिग नो। बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करें इसमें, ये टोटल सट्टा है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि लोगों ने पैसे तो बनाए और बिल्कुल बनाए, तो जो इसका ओरिजिनल मकसद था कि फ़न के लिए, प्ले के लिए, खेलने के लिए बनाया गया था, अगर वो सोच के आप करते हैं तो उसमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें, फॉर फन इट्स गुड बट इट इज़ द रियल मनी दैट इज़ एट स्टेक। पैसा इसमें असली इन्वॉल्व है, ये कोई गेम की करेंसी नहीं है कि आप लूज़ करते हैं तो आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे। अगर आपको लॉस होता है तो आपके अपने पैसे जाएंगे। यानी अगर आप इसमें कुछ एक्सपोजर लेना चाहते हैं जस्ट फॉर द फन, तो इसमें अगर आपकी सेविंग्स लाखों में है तो आप हज़ारों में इन्वेस्ट करें, और अगर आपकी सेविंग्स हज़ारों में है तो आप सैकड़ों में करें, ताकि अगर वो ज़ाया भी हो जाए, जो कि चांसेस हैं कि यकीनन होगी अनलेस कि आप लकी हो, तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा। तो अदरवाइज़ इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करें। एक और सवाल जहन में आता है कि चलिए अगर प्ले भी करना है, फ़न भी करना है, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरे ख़्याल में अगर आपका तुक्का लग जाता है, इसमें कुछ प्रॉफिट बनते हैं इन्वेस्ट करने के बाद, तो जो आपको प्रॉफिट मिल जाता है ओरिजिनल निकाल के प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर दें, फिर उस पर जो प्रॉफिट बन जाए फिर दोबारा ओरिजिनल निकाल के प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर दें, और एक फ्लोर सेट कर दें कि मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा, इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर मुझे नहीं खेलना मज़ीद, मैं इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो फ्लोर सेट करने से ये होगा कि आपका पहले से माइंड बना होगा, अच्छा यार इतना नुकसान तो उठा सकता हूँ, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार होंगे और ज़्यादा पैसा लूज़ नहीं करेंगे। और एक और चीज़ कि इसके ऊपर हम पास में भी वीडियोज़ बना चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी ख़रीदते कैसे हैं और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये इतनी स्पेकुलेटिव क्यों होती है, और बेसिकली ये इतना एक अच्छा केस स्टडी है डॉज कॉइन की, जो सट्टेबाजी या स्पेकुलेटिव ट्रेड है क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से, कि इसको आप उन तमाम लोगों से शेयर करें जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में कॉइन्स हैं और बहुत सारे कॉइन्स के अंदर वही हो रहा है जो डॉज कॉइन के अंदर हो रहा है। हर कॉइन को स्टडी करके बताना इट्स अ वेरी लेबरस एक्सरसाइज, लेकिन इसके अंदर जो आपको मैंने कहानी सुनाई उससे कम अंदाज़ा हो जाएगा कि सट्टेबाज कैसे इस्तेमाल करते हैं एक आम इन्वेस्टर को। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।